हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम होगा, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण के बारे में, ईवीएस के बारे में, जो सीटेट और यूपीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो उसकी दृष्टि से ये ईवीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने सबसे पहले जो अध्ययन किया वो किसके बारे में? पर्यावरण के बारे में। दूसरा चैप्टर आपका आता सजीव के बारे में। सजीव के बारे में आपको अध्ययन करना है। सजीव का भोजन, सजीवों में प्रजनन, सजीवों में वृद्धि, मृत्यु, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी अनेक प्रकार के जो टॉपिक हैं इसको कवर करेंगे आज। सजीवों के बारे में, सजीव निर्जीव जो आप जानते भी हैं, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एकदम जी जान लगा दीजिए तैयारी में, क्योंकि 70,000 प्लस वैकेंसी आने की संभावना है। यूपी टेट के बाद ही आएगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिफिकेशन 7 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो आप रिजल्ट आएगा दिसंबर में, उसमें जो नोटिफिकेशन में दिखाया गया रिजल्ट दिसंबर में आएगा, लेकिन हो सकता है उसके पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए शिक्षक भर्ती वाली। तो अपना जी जान लगा दीजिए, चाहे सीटेट में या यूपी टेट में, दोनों में। अगर आपकी तैयारी बढ़िया से बनी रहेगी तो वही काम करेगा सुपर टेट में। और ये ईवीएस आपका हेल्प करेगा किसमें? तीनों में काम करेगा, सीटेट, यूपी टेट और किसमें? सुपर टेट में भी। तो आइए देखते हैं, आज का जो दूसरा चैप्टर है वो सजीव के बारे में ही है। सजीव किसे कहते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है उसे हम सजीव कहते हैं। जो जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जीव नहीं पाया जाता, उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव। ये तो आप जानते भी हैं। सजीवों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, जैसे सजीव, सभी सजीव वस्तुओं में भोजन मतलब जो सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन कैसे बनाते हैं? सभी सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम स्वयपोषी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए। परपोषी, जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। इतनी बातें आपको समझ में आई? आगे देखिए। सभी सजीव, सभी सजीव क्या करते हैं? अपना भोजन जो प्राप्त करते हैं, उस भोजन से क्या उन्हें मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उस भोजन से उन्हें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे देखिए। उस भोजन से जीव जंतुओं को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। आप देखिए, ऊर्जा, ऊर्जा। फिर आगे देखिए, उनकी वृद्धि और शरीर के अंदर होने वाले जैव प्रतिक्रियाओं, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है उसके लिए क्या होता है? भोजन आवश्यक होता है। जो उन्हें ऊर्जा मिलती है भोजन से, वो आवश्यक होता है किसके लिए? वृद्धि एवं विकास के लिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। सभी पेड़ पौधे क्या हैं? स्वपोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु जंतु या प्राणी ऐसा नहीं करते हैं। वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरीकों से क्या करते हैं? जो जंतु या प्राणी हैं, अन्य जीव जंतु प्राणी हैं, तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जबकि कुछ जंतु पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है किसमें? पर्यावरण में। चलिए आगे आइए, देखिए। शाकाहारी, मांसाहारी, उपभोक्ता और उत्पादक आप पढ़े भी हैं। उत्पादक हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वयपोषी कहा जाता है। और जो जीव जंतु दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। इन्हें कई उपभोक्ता श्रेणी में विभाजित किया गया। ये पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। सभी सजीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन क्रिया के द्वारा ही भोजन से क्या करते हैं? ऊर्जा। क्योंकि जो ऑक्सीजन अंदर अपने लेते हैं, वो जो भोजन करते हैं उसको क्या करता है? तोड़ता है, ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब जंतु सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर, और जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हैं, इसमें कोई कुछ बताना है नहीं, भली भांति परिचित हैं। ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। जैसा कि हमने आपको बताया
जो ऑक्सीजन है वो मदद कैसे करता है, भोजन को तोड़ता है और ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। एक वयस्क मनुष्य 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी सजीवों में एक जैसी नहीं होती है। कुछ जंतु फेफड़ों से सांस लेते हैं, कुछ जंतु किससे सांस लेते हैं, वातक से सांस लेते हैं, कुछ जंतु त्वचा से सांस लेते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं फेफड़े और त्वचा दोनों से सांस लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और सभी जीव जंतुओं में एक जैसी स्थिति नहीं होती गैसों का आदान प्रदान। वो अपने विभिन्न अंगों द्वारा आदान प्रदान करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के अंगों से। मनुष्य, शेर, सांप, छिपकली, ये सभी क्या है, पक्षी, ये सभी फेफड़ों या फुफ्फुस के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा। काकरोच, मक्खी, अन्य कीट जो है किसके द्वारा, वातक के द्वारा, ट्रेकिया जिसे कहा जाता है। केचुआ जो है त्वचा, है ना, आप जानते भी हैं। आगे देखिए मेढक, मेढक किससे सांस लेता है, फेफड़े और त्वचा दोनों से। ऑक्टोपस मछली जो है गिल और क्लोम के द्वारा सांस लेती है। व्हेल डॉल्फिन फेफड़े नासा छिद्र द्वारा सांस लेती है। और जो जलीय जीव हैं वो उठक पटक जो करते हैं जल में, उछल कूद जो करते हैं, वो स्वच्छ वायु लेने के लिए करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा, जो स्टोमेटा होता है पत्तियों में, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, ये श्वसन क्रिया में करते हैं। जबकि जब अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, जबकि ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, जो ऑक्सीजन गैस अन्य जीवधारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऑक्सीजन गैस ना रहे तो ऑक्सीजन गैस ना रहने से क्या हो सकती है, अन्य जीवधारियों की मृत्यु हो सकती है। जैसे कोरोना काल में ही बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसीलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य करें, अन्य लोगों को प्रोत्साहित भी करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, भी नोट कर लीजिएगा। श्वसन क्रिया रात दिन में होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण दिन में, जबकि श्वसन क्रिया रात दिन दोनों में होती है। सजीवों में उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन आप जानते भी हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना, किस अंग द्वारा निकालते हैं, है ना। आप इसमें देखिएगा, जो भोजन प्राप्त करने के बाद सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, है ना, जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को, है ना, इन अपशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकालना आवश्यक होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मल मूत्र के रूप में, और उनका जो उत्सर्जन अंग है वो है वृक्क, है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जंतु अपने श्वसन अंग के द्वारा, जो श्वास लेते हैं उस अंग के द्वारा भी अपशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। कुछ गैस ऐसे तो उसके अपशिष्ट गैसों को भी बाहर निकालते हैं। मनुष्य में पसीना जो है एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है, ये जो अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकालता है। पक्षी बीट के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। आगे देखिए, पौधों में भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को या तो स्राव के रूप में बाहर निकालते हैं या फिर ऐसे भागों में इकट्ठा कर लेते हैं अपशिष्ट पदार्थों को, जिससे उनको हानि ना पहुंचे। छोटी छोटी आप देखोगे गांठें बन जाती हैं कहीं कहीं, तो अपशिष्ट पदार्थों को उसमें इकट्ठा कर लेते हैं पौधे। या आप देखेंगे लाशा जैसे उसमें निकलता है पेड़ों में, आप अक्सर वृक्ष के पास जाएंगे तो देखेंगे, वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ ही है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यहाँ देखिए उद्दीपन और अनुक्रिया, ये आप ध्यान रखिएगा। उद्दीपन और अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया करते हैं सभी सजीव, ये ध्यान रखिएगा। कैसे करते हैं, है ना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, आगे देखिए। हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं।
जो प्रेरित करने वाला प्रतिक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। और जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। अब दोनों में जैसे देखिए, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो गर्म वस्तु क्या है? उद्दीपन। और अनुक्रिया क्या हो गया? हाथ का पीछे खींचना। इतनी बातें आपको समझ में आई? आगे फिर देखिए, काकरोच भी है। काकरोच रोशनी देखकर छिप जाती है। अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर मनुष्य क्या करता है? राल टपकने लगता है ना? मुंह में पानी आ जाता है। सूरज के छिपने पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं या पौधों के फूल होते हैं जो बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुलमेहदी जिसे कहते हैं, पौधों की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं। ये सभी उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा ही संभव है। आगे देखिए, उद्दीपन क्या है? गर्म वस्तु जो था, जैसे हम गर्म वस्तु छुए और गर्म वस्तु छूने के बाद क्या हुआ? तुरंत हाथ पीछे खींच लिए। अब तो जो हाथ पीछे खींचे हम वो अनुक्रिया हो गया, और जो गर्म वस्तु था वो हमारा क्या हो गया? उद्दीपन। जैसे मनपसंद व्यंजन को देखें, मनपसंद व्यंजन हमारा क्या हो गया? उद्दीपन, है ना? और मुंह में राल आना या पानी आना क्या हो गया? अनुक्रिया। सूरज का छिपना क्या हो गया? सूरज का छिपना। सूरज का छिपना हो गया उद्दीपन, है ना? पत्तियों का छूना उद्दीपन। जबकि अनुक्रिया में क्या हो जाएगा? मुंह में पानी आना, फूल का क्या होना? मुंह बंद हो जाना, और पत्तियों का सिकुड़ना। ये सभी क्या है? अनुक्रिया है। सजीवों में ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये तो आप जानते हो, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5। इसको आप जानते भी हैं। जैसे नंबर 1 हो गया आँख, नाक, कान। आँख देख लीजिए, देखने के लिए आँख, आँख या नेत्र देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, है ना? नाक सूंघने के लिए। जीभ क्या है? स्वाद लेने के लिए। त्वचा क्या है? महसूस करने के लिए। आगे देखिए, विभिन्न जंतु अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। जैसे चींटियां अपने समूह में ही रहती हैं, क्यों नहीं छोड़ती? अन्य चींटियों के द्वारा जो छोड़ी गई गंध होती है उसी से पहचान लेती हैं, इसीलिए वे क्या करती हैं? समूहों में चलती हैं, आगे पीछे लाइन बना के। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को गंध से पहचान लेते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा दोनों नर मादा चाहे जा रहे हैं, मादा मादा कीड़े को जो नर होता है उसकी गंध से पहचान लेगा, कितनों भी दूर रहे। ऐसे कुछ पक्षी, बाज, गिद्ध, चील, उनकी जो देखने की शक्ति होती है मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना होती है। कितनी गुना? 4 गुना। इसको आप नोट कर लीजिएगा, पूछा गया प्रश्न है। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। ये तो आप जानते भी हैं। आंखों की पुतली लेकिन घूम नहीं सकती, ये आप ध्यान रखिएगा, घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपने गर्दन हिलाते हैं। आप पक्षियों को अक्सर देखे होंगे कि ये अपनी गर्दन इधर उधर ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। अपनी गर्दन इधर 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 उधर करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो पुतली है वो घूमती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए घुमा के गर्दन को आसपास इधर उधर आगे पीछे देखते रहते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं परंतु कुछ के नहीं। हाथी अपने कान से क्या करती है? सुनती भी है, सुनते भी हैं। हाथी अपने कान से क्या करता है? सुनता भी है और हवा भी करता है, 2 कार्य करता है। सांप सुन नहीं सकता लेकिन जमीन पर हुए कंपन को क्या करता है? महसूस करता है। जैसे हम चलते हैं, सांप कहीं अगर आसपास में है तो उस कंपन को महसूस करके इधर उधर मूव कर जाता है। हमारे देखिए, मच्छर हमारे शरीर की जो गंध है और तलवे की जो गर्मी है वो क्या करता? अंधेरे में भी हमें पहचान लेता है। यही कारण है, जो शरीर की गंध है और जो तलवे की गर्मी है, इसकी सहायता से मच्छर कहीं भी आप छुपे रहें किसी भी कोने में ढूंढ लेगा। हैं? ढूंढ लेगा, अच्छे से सुई लगाएगा। कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। जैसे कुत्ता, बाघ, शेर, ये सभी क्या हैं? अपने जो मलमूत्र हैं उसके गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, इसीलिए सुसु करते हुए चलते हैं। सुसु करते हुए। आगे देखिए, मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। अब रात्रि में जगने वाले रात्रिचर कहलाते हैं। रात्रि में जगने वाले क्या कहलाते हैं? रात्रिचर कहलाते हैं। लेकिन जो रात्रिचर वाले जानवर हैं
या जीव हैं वो केवल सफ़ेद और काला, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। सफ़ेद और काला रंग ही देख पाते हैं, चाहे जो वस्तु हो वो केवल काले और सफ़ेद में ही देख सकते हैं। जैसे उल्लू रेनूक, कौन कौन से हैं? उल्लू रेनूक। उल्लू रेनूक क्या करते हैं? सफ़ेद और काले रंग की वस्तुओं को ही देख सकते हैं, मतलब जो वस्तु दिखाई देता है केवल काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। सजीवों में गति होता है, ये भी आप जानते होंगे। गति दिखाई देती है क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। कुछ जंतु जैसे शेर, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधि होती है, मतलब जो दो हड्डियां जहाँ मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो ये संधियां कैसे होती हैं? मनुष्य में देखिए, कंदुक खल्लिका, कंदुक खल्लिका की सहायता से यह सभी दिशाओं में गति करती है। जैसे उदाहरण के रूप में कूल्हा और कंधा, कंधा और कूल्हा, ये सभी दिशाओं में गति करता है। आप चाहे मूव करके देख लीजिए, एक्सरसाइज करते होंगे आप जानते भी हैं, सभी दिशाओं में गति करता है। इसे हम कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। संधि से हमेशा बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हिंज, जिसे कब्जा संधि कहा जाता है, एक ही दिशा में गति करता है। जिससे कोहनी घुटना, आप एक्सरसाइज करते होंगे, चाहे अभी इधर उधर करके देख लीजिए, कोहनी और घुटना जो है वो हिंज कब्जा संधि कहलाता है, एक ही दिशा में गति करता है। अचल संधि, अचल नाम ही है, अचल मतलब ना चलने वाला या ना गति करने वाला। जैसे हमारे सिर में जो पाई जाती है वो संधि क्या कहलाती है? अचल संधि कहलाती है, इसमें कोई गति नहीं होता है। धुराग्र, जिसे खूंटी कहते हैं, ये संधि जो हमारी होती है, इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जहां मन कहे तहां देखो, कौन है? सिर और गर्दन, है ना, जिसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बराबर पूछा गया प्रश्न है। उल्लू काफी हद तक, आप देखिए यहाँ, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है, बाकी अन्य जानवर ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत ही इनमें खूबी समझिए, ये पूछा गया ही प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमा सकता है, जबकि अन्य जंतु नहीं घुमा सकते। कुछ जंतु रेंगते हैं, जैसे केचुआ, सांप, है ना, पेशियों एवं सूप की मदद से क्या करते हैं? रेंगते हैं। कुछ जंतु उड़ते हैं, पक्षी, ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई बताना थोड़ा है, अपने पंखों की मदद से। परंतु शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी जो हैं, एमू पक्षी जो हैं, शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये काफी तेज गति से चलते हैं, कंकड़ पत्थर खाते हैं, उस पर लोग सवारी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे मछली है, बतख है, ये अपने धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण क्या करती हैं? तैरती हैं। बतख अपने जाल युक्त जो पाद हैं उसके, जिसे कहा जाता है पदांगुली, है ना, पदांगुल कहा जाता है। मेढक भी उसी से तैरता है और क्या करता है? फुदकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। मेढक, मेढक को ध्यान रखिएगा। कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं, जैसे काकरोच, ये भी पूछा गया प्रश्न है, काकरोच से चढ़ता उतरता चलता, है ना, ध्यान रखिएगा। पौधे भूमि पर स्थिर रहते हैं, ये भी आप जानते हैं, स्थिर रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ गति होता है, जो जैसे पत्तियों का हिलना, है ना, फूलों का खिलना, बंद होना, ये सभी भी एक प्रकार की गति ही समझिए, है ना। आगे देखिए, सजीवों में प्रजनन होता है, प्रजनन आप जानते भी हैं, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, अपने समान क्या करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य, हाथी, गाय, बैल, गाय, है ना, भैंस, सॉरी बैल नहीं है, बैल तो गाय माता उत्पन्न करती हैं, है ना। आगे देखिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहा जाता है। वे जंतु, आगे देखिए, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं, जिसे जरायुज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। जैसे मनुष्य, कुत्ता, है ना, कुतिया समझिए, गाय, शेर, हाथी, शेरनी, हथनी वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, अंडे देते हैं, इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है। जरायुज किसे कहा जाता है? अंडप्रजक किसे कहा जाता है? दोनों में आप देख लीजिए यहाँ, जैसा कि हमने बताया है। जैसे पक्षी, मेढक, बतख, मछली, ये सभी अंडप्रजक हैं। चमगादड़, चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली बच्चों को जन्म देती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्तनधारी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्तनधारी। जीव और उनके बच्चे,
अब उनके बच्चे कौन कौन, क्या कहा जाता है उनके बच्चों को, जैसे कपि हो गया बच्चा, चमगादड़ पिल्ला पिल्ली, भालू शावक, पक्षी चूजा, तितली कैटरपिलर, ये पूछा गया है कैटरपिलर तितली वाला, ऊंट बछड़ा बछिया, कौआ चूजा, हाथी बछड़ा बछिया। आगे फिर देखिए मेढक, मेढक टेडपोल, जिराफ, जिराफ को देखिए बछड़ा बछिया, बाज इयास, घोड़ा बछेड़ा बछेड़ी, कंगारू जोई, बंदर शिशु, पेंगुइन चूजा, कुत्ता पिल्ला पिल्ली। आगे देखिए खरगोश बन्नी, शार्क पिल्ला पिल्ली, शार्क वाला पूछा गया है, भेड़ मेमना, शेर शेर वाला भी पूछा गया है, याक बछड़ा बछिया, जेबरा बछेड़ा बछेड़ी। आगे देखिए अब प्रजनन कैसे होता है, कुछ पौधों में प्रजनन होता है, कैसे होता है आप ये देखिए। कुछ पौधों जो पौधे हैं उनमें भी प्रजनन होता है, बीजों के द्वारा भी होता है और बीजों के द्वारा होता है, कलम के द्वारा होता है, जैसे उदाहरण के स्वरूप पर गुलाब, आँख के द्वारा होता है, उदाहरण के स्वरूप पे आलू, पत्ती ब्रायोफिल्म जिसे क्या कहा जाता है पत्थर चिट्टा, जड़ द्वारा होता है शकरकंद। इन पौधों में प्रजनन बीजों के द्वारा भी होता है, कलम के द्वारा भी होता है, आँख के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा जड़ के द्वारा होता है। सजीवों में वृद्धि होती है, ये भी आप जानते भी होंगे। सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है, जैसा कि हम देखते हैं नवजात शिशु एक वयस्क बन जाता है, वयस्क हो जाता है, ऐसे छोटा पौधा क्या बन जाता है बड़ा पेड़ बन जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि सजीवों में वृद्धि होती है। सजीवों में सजीव की मृत्यु होती है, एक निश्चित आयु के बाद सभी सजीव की मृत्यु हो जाती है, चाहे वह कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हों, एक निश्चित आयु के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आज का जो क्लास रहा वो रहा सजीव के बारे में। पिछला जो चैप्टर आपने पढ़ा पर्यावरण के बारे में, आगे आने वाला चैप्टर सजीव से ही संबंधित होगा। सजीव का मतलब जीव से ही संबंधित होगा, जीव जंतुओं से संबंधित होगा। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो जीव जंतु से ही संबंधित होगा, जीव जंतु की जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित होगा। लगातार आप कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, तैयारी ज़बरदस्त बनाए रहिए। 70,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, एकदम जी जान लगा दीजिए तैयारी में। बिल्कुल एक सीट रिजर्व करना है, ये आप सोचकर तैयारी करिए कि एक सीट हमें लेना है। इस तरीके से आप तैयारी करिए, ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए, समय बहुत कम है। अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।